और ये टॉपिक आप देख रहे हैं तो जरूर समझते हैं कि ये किस चीज़ के लिए हम पढ़ रहे हैं, मगर इसको पढ़ने के लिए जो है सबसे पहले कुछ बेसिक नॉलेज भी होना चाहिए, जिसमें आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए, अनुभूति महसूस होना चाहिए कि कुछ बेहतरीन पढ़ें। ठीक है, बाकी ये टॉपिक हमको पढ़ाने में मुश्किल से 1 मिनट भी नहीं लगेगा और आपको बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि बिना लिखे बिना पढ़े ही वैसे ही तैयार हो जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस है मुझे। ठीक है, तो एकदम बेहतरीन से पढ़ा देंगे, मगर इसको पढ़ाने से पहले आपको कुछ चीज़ें जानना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एनर्जी, आखिर में एनर्जी होता क्या है। जैसे हम दो बच्चे हैं, उनमें कंपेयर करते हैं और कहते हैं इसके पास एनर्जी ज़्यादा है और इसके पास एनर्जी बहुत कम है। ठीक है, तो आखिर में एनर्जी की डिफाइन क्या होती है। ठीक है, हम लोग जो भोजन लेते हैं क्या वो वास्तव में हमें एनर्जी देता है कि क्या देता है। हम लोग जो भोजन लेते हैं वो एनर्जी नहीं देता है, उष्मा देता है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं। इसीलिए आप बिस्कुट खाइएगा तो उस पर किलो कैलोरी लिखा था पर 100 ग्राम सर्विस, और नीचे एनर्जी, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वगैरह का चार्ट दिया रहता है और उसमें लिखा रहता है एनर्जी के आगे 520, 512। कहाँ हम उन दो बच्चों में हम कंपेयर कैसे करते हैं कि इसके पास एनर्जी कितना है, इसके पास कितना है। जैसे कोई लड़का है अगर ज़्यादा काम करता है तो हम कहते हैं ज़्यादा एनर्जी है, और थोड़ा से जो वर्क कम करता है तो इसका मतलब क्या है, उसके पास एनर्जी कम है। तो सीधी सी सिंपल सी होता है क्या है, कार्य करने की क्षमता को ही हम एनर्जी कहते हैं। मगर हमें तो पढ़ना है वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम खाली एनर्जी की डिफिनेशन बताएं, ये मैकेनिक्स से बताएं, और हमको पढ़ना है वैद्युत ऊर्जा। आखिर में वैद्युत ऊर्जा क्या है। अभी हम कहें ना, हमको पढ़ाने में इस टॉपिक को बहुत कम समय लगेगा, मगर कुछ कंपैरिजन करके कुछ टॉपिक जान लीजिए। मैंने कहा दो बच्चे हैं, कोई काम ज़्यादा करता है, कोई कम करता है। जो ज़्यादा काम किया उसको कहेंगे उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, जो कम किया उसके पास कहेंगे कम एनर्जी है। थोड़ा सा ध्यान दो, खाने पीने पर दूध दही खोआ मलाई खाओ। ठीक है, तो ये रहा वहाँ पे एनर्जी की डिफिनेशन, मगर यहाँ पे हमें पढ़ना है वैद्युत ऊर्जा। बस 2 मिनट आप समय दीजिए और मैं बताऊंगा, शब्द में ही आपको याद हो जाएगा। याद हो तो ही आगे देखिए, वरना मेरे हवेली पे आने वाला काम नहीं करना है। ठीक है, वैसे बहुत ऐसे कॉलेज हैं, बहुत ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां पर कहते हैं कि मेरे हवेली पे पढ़िए, नहीं पढ़ेंगे तो मैं आपका प्रैक्टिकल काट लूंगा, नहीं पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें फेल करा दूंगा, नहीं करोगे ये। अरे भाई आप पढ़ाइए तो सही, पढ़ाएंगे आपके प्रति बच्चे लट्टू हो जाएंगे। ठीक है, मैं भी पढ़ा रहा हूं, देखिए 2 मिनट मैंने कहा समय देना है, 2 मिनट में मैं आपको एकदम गारंटी देता हूं तैयार हो जाएगा। मान लीजिए इमेजिन करिए हमारा वायर वाला तार है। ठीक है, तो इस तार में अगर हम चार्ज फ्लो मतलब आवेश का अगर हम प्रवाह कर रहे हैं, ध्यान समझिए, ये हमारा तार हो गया, इस तार में हम आवेश का प्रवाह करें, समझें, तार लेना है, इस तार में आवेश का, चूंकि ये तो जो है रबड़ का है, अंदर में कॉपर है, तो इसमें धारा का तो प्रवाह होगा नहीं, मगर इसको कट करके तब लगाएंगे तो होगा। मान लीजिए, कल्पना करिए कि मेटल का है, लोहा का, या जो लोहा का तार वगैरह आता है आयरन का, वही तार है। तो इस तार में जब हम आवेश का प्रवाह करेंगे, ध्यान समझिए, तार दिए, आवेश का प्रवाह किए, तो जब किसी चीज को भेजते हैं तो कार्य करेंगे, भेजेंगे तो सोली कार्य करेंगे, वही कार्य ऊर्जा कहलाएगी। कौन सा ऊर्जा? वैद्युत ऊर्जा, क्योंकि वैद्युत आवेश को भेज रहे हैं, और वैद्युत आवेश को जब भेज रहे हैं तो कार्य कर रहे हैं, और जो कार्य करेंगे वही कार्य का कहलाएगी वैद्युत ऊर्जा। या एनर्जी व्यय होगी, भेजेंगे तो एनर्जी व्यय होगी, नो कार्य करिए, छोड़िए, छोड़ दीजिए। जब किसी चीज को आप ले जाएंगे तो आपके शरीर से भी एनर्जी खर्च होता है। सेम ऐसे ही कोई चालक है, उसमें जब हम धारा का प्रवाह करते हैं या आवेश का प्रवाह करते हैं तो सोलिए वहां ऊर्जा खर्च होता है। उसी ऊर्जा को तो हम कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। मैं भी पढ़ा रहा हूँ, दूसरे भी पढ़ाएं, कंपेयर करके देखिए। मैंने कहा 2 मिनट दीजिए, बेहतरीन आएगा। ठीक है, लपेटने वाला काम मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, नाम का असर पड़ता है। ठीक है, तो नाम का असर होना चाहिए, जुबान पर हमेशा सरस्वती का वास और सत्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो नाम जैसा ऐसा सत्यता भी जुबान से आता है। ठीक है, मैं आपको लपेट कर कि यही बोर्ड में आएगा, यही आएगा, फला चले आए बहन आ गया, तो माँ बहन तो कर देते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये काम नहीं करना है। ध्यान समझिए क्या है ये टॉपिक। अगर ये टॉपिक आप सर्च करके या वैसे भी पढ़ रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो इसको जानने के लिए पढ़े हैं, तो इससे इर्द गिर्द भी जान लीजिए और इसको भी जान लीजिए। कोई तार लेना है, उसमें आपको आवेश का प्रवाह करना है या धारा ही प्रवाह करिए,
तार लेना, आवेश का प्रवाह करिए या धारा का प्रवाह करिए। तो जब प्रवाह करेंगे तो कार्य करेंगे, न कार्य करिए एनर्जी खर्च करेंगे, कुछ ना कुछ तो खर्च होगा ही। वही एनर्जी क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, देखिए अब हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। अलग से पीडीएफ वगैरह लोड करने की जरूरत नहीं है, अलग से ऐप लोड करने की जरूरत नहीं है, बस टॉपिक पढ़िए, इसी में हमारा पूरा नोट्स है। आराम से उसको स्किप कर करके रोक रोक के अपना नोट तैयार कर लीजिए। और एक से लेकर और ये समझिए फिजिक्स लास्ट चल रहा है चैप्टर, पूरा A to Z आपका सेल वाइज थ्योरम न्यूमेरिकल सब मिल रहा है एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। कोचिंग की भी आवश्यकता नहीं, जो 4,000-5,000 रुपया देते हैं ऊपर से धमकाते हैं लोग मेरे पास पढ़ो तो मैं प्रैक्टिकल दूंगा, ये करूंगा वो। सर्वा सबसे बड़ा तो फ्रॉडिया वही है सर। अरे पढ़ाएं ऐसे कि बच्चे लट्टू हो जाएं। एक लोग कितना पढ़ाएंगे, 10, 20, 25, 50 लोग को पढ़ाएंगे, इससे अधिक थोड़ा ना पढ़ाएंगे। तो देखिए इसका थ्योरम लिख रहे हैं, क्या क्या कहेंगे, एकदम सिंपल से लिखेंगे, सिंपल से नहीं जो होता है वही लिखेंगे। कहेंगे कि किसी किस्म है तो चालक में, किसी चालक में, और आपको क्या प्रवाहित करना है, तो वैद्युत आवेश, किसी चालक में वैद्युत आवेश क्या करने पर, प्रवाहित करने में। जो ऊर्जा क्या होती है, तो व्यय होती है। मतलब आपको कोई चालक लेना है तो सिंपल लिखा, किसी चालक में क्या करना है, तो वैद्युत आवेश प्रवाहित करने में जो ऊर्जा आप व्यय करते हैं, खर्च, व्यय का मतलब खर्च करते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, तो वैद्युत ऊर्जा कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी कहते हैं। मतलब कोई आपको कंडक्टर लेना है, उस कंडक्टर में जो है या तो आप वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करिए या तो चार्ज का फ्लो करिए, क्योंकि चार्ज में आप रेट लगा दीजिए वो करंट हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल से आवेश लीजिए या धारा लीजिए, आपको उसमें क्या करिए, आप फ्लो करिए, प्रवाहित करिए। जैसे प्रवाहित करेंगे तो श्योरली है कि जब प्रवाह करेंगे तो ऊर्जा का खर्च होगा, और वही ऊर्जा जो खर्च हुआ है उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। हो गई, हमने कहा 2 मिनट देना है, लपेटने वाला काम तो करना ही नहीं है। मेरे हवेली पे आइए, तो हमारे भी जो चैनल में और भी टॉपिक है उस पर भी तो आइए और देखिए, तो देखिए कितना मजेदार टॉपिक है। और देखिए इसके लिए आप पढ़ कर पढ़ा सकते हैं बच्चों को, ठीक है, अलग से रिस्पांस नहीं है इसमें, इर्द गिर्द वगैरह वगैरह सब पढ़ा दिए हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। ठीक है, हमारा लैंग्वेज तो एकदम सिंपल सा रहेगा, एकदम बखूबी ऐसे सुनेंगे लगेगा अरे यार ये तो सर्वा हिंदी से भी आसान है। ठीक है, तो ऐसे पढ़िए इसको। देखिए क्या है, कहेंगे किसी चालक में और क्या करने में, वैद्युत आवेश को प्रवाह जब करते हैं तो सोलिए वहां ऊर्जा व्यय होता है, उसी ऊर्जा को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए क्या है, इसको हम लिखेंगे किसे, तो लिखेंगे इसे हम कैपिटल ई या W से भी लिख सकते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित मतलब लिखना होता है, प्रदर्शित करते हैं। हम एक लाइन में सारा फार्मूला पढ़ा देंगे। देखिए कैसे, डेट इज हम लिखेंगे जो वैद्युत ऊर्जा है W या E। देखिए हमने कहा एक लाइन में बता ही देंगे हम, विभव भी बराबर आप पढ़े हैं W/Q, और हमने कहा कार्य ही ऊर्जा होता है, और यही ऊर्जा कौन सा ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा। क्यों, क्योंकि आवेश को प्रवाह कर रहे हैं तब काम कर रहे हैं। ध्यान समझिए, आवेश को प्रवाह किए तो काम, मैंने कहा कोई भी कार्य ऊर्जा होता है। कोई भी बॉल कन्वर्ट करिए तो उसको वैद्युत बॉल, चुंबकीय बॉल, लॉरेंज बॉल, जोन कहना हो कहते रहिए, सिर्फ ऐसे ही कोई भी कार्य है तो वही ऊर्जा होता है। और यही W निकालिए कन्वर्ट करके, तो निकालेंगे तो V/Q, ये मुख्य आपका फार्मूला रहा। और हम तोड़े, देखिए कैसे तोड़ रहे हैं, W = V रहेगा, और हम जानते हैं Q = I/T होता है, रखिए ना, तो I/VIT हो गया। ठीक है, और रखें, चलिए ओम के नियम से V बराबर होता है R/I, I/T है ये है, तो देखिए क्या हो जाएगा, RI²T, या इसी को लिख सकते हैं हम ऐसे I²RT, एक भी हो गया,
आर को ही रिप्लेस करिए या आई को रिप्लेस करिए विभव के फंक्शन में, तो देखिए W इक्वल टू आई बराबर ओम्स लॉ से क्या होता है, तो V बाई आर होता है। रखिए जाए तो रखेंगे तो हमारा वहाँ जब रखेंगे तो हमारा V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी हो जाएगा। एक बार से आर कट गया, हमारा हो गया V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये भी फार्मूला होता है एनर्जी का। मतलब हम एनर्जी का फार्मूला देखिए यहाँ कितना लिख रहे हैं हम, W या E बराबर हमारा होता है Q इंटू वी, एक होता हमारा V आई टी, एक होता हमारा कौन चीज आई स्क्वायर आर टी, यहाँ लिखे हैं तो देखिए क्या है, यहाँ इक्वल टू करके लिख दे रहे हैं आई स्क्वायर आर टी आई, एक और हमारा होता है V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। और सबका जो मात्रक है जो कार्य का होता है यही इसका भी होता है, इसका भी मात्रक जूल होता है। इतने सूत्र होते हैं। ये विभव और आवेश के फंक्शन में है, ये धारा विभव समय के फंक्शन में है, ये धारा प्रतिरोध समय के फंक्शन में है, प्रतिरोध और विभव और समय के फंक्शन में है। इसमें धारा नहीं है, इसमें धारा नहीं है तो इसमें विभव नहीं है, इसमें प्रतिरोध है नहीं है तो धारा है। समझ है? हमने कहा कुछ समय दीजिए। देखिए इसमें लपेटने वाला कमुए नहीं है, ध्यान समझिए। ये चालक है, ठीक है, लपेट ले रहे हैं टॉपिक को। देखिए चालक है, इस चालक में आपको करना क्या है, धारा का प्रवाह करना है। नौ धारा करिए, आवेश का प्रवाह करिए। आवेश धारा दोनों परिभाषा जानते हैं। आवेश पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण वैद्युत बल कार्य करता है। धारा कोई भी जो है चालक है, कितना आवेश प्रवाह हुआ उसकी दर क्या हुई, धारा। दोनों को लपेटनी है। तो ये चालक है, इसमें धारा का प्रवाह करें या आवेश का प्रवाह करें। तो जब प्रवाह करेंगे तो ऊर्जा खर्च नहीं करेंगे, करबे करेंगे, नहीं करेंगे, करेंगे। और जब करेंगे तो वही ऊर्जा क्या कहलाएगा, वैद्युत ऊर्जा कहलाएगा। फार्मूला तो ई या भी या ई लिखिए या डब्ल्यू लिखिए, ये आपका होता है V आई टी, आई स्क्वायर आर टी या V स्क्वायर बाई आर टी। इतने फार्मूले होते हैं। देखिए कितना समझ लाजवाब तरीके से पढ़ा है। ठीक है, आए अगला देखिए। 9 आए छोड़ दीजिएगा और लाइक करिए, तभी तो मैं भी जानूं कि हाँ भाई कोई है बंदा जो मेरा भी पढ़ाया हुआ संतुष्ट नहीं है। थोड़ा और हम जांगर लगाएं और भी एनर्जी लगाएं, ताकि इस एनर्जी से ऐसे ऐसे टॉपिकों का एनर्जी लगा लगा के अगले टॉपिक और मेहनत करके पढ़ाएं। ठीक है, अब ये आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए टॉपिक आए हैं हमारे वीडियो में। मैं इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें मैं बता देना चाहता हूँ, उसको भी जान लीजिए। ठीक है, जैसे हम वर्क करते हैं, कोई काम करते हैं, जैसे ठंडी का माहौल चल रहा है, माहौल नहीं चल रहा है, मौसम चल रहा है। तो जब ठंडी का मौसम चल रहा है तो आप कभी भी देखिएगा जब हम व्यायाम करते हैं, एक्सरसाइज, शरीर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गरम 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 समझते हैं ना, हीट में आ जाता है तो हम कहते हैं शरीर गर्म हो गया। ध्यान समझिए, मैंने कहा ये पढ़ने के लिए आए हैं तो इसको तो हम पढ़ाएंगे ही, और नहीं पढ़ाएंगे तो सारा क्रियाक्रम हमारे ऊपर कर देंगे, आप कहेंगे चुतिया बना रहे हैं। ठीक है, और सारी क्रेडिट उन्हीं झोला छाप मास्टरों जैसे हो जाएगा, जैसे अदर हैं वैसे मेरा भी हो जाएगा। तो ध्यान समझिए ना, और कहें ना समझ लीजिएगा तो ये फट हो जाएगा। तो समय देंगे तभी तो समझाएंगे। ठीक है, देखिए क्या है, जैसे हम व्यायाम करते हैं, जब व्यायाम करते हैं तो शरीर क्या होता है, गर्म हो जाता है, पसीना होने लगता है। इस ठंडी में भी होता है भाई। जैसे मान लो मैं अपना टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, हमारा दिमाग गर्म हो गया है। ठीक है, क्योंकि भूतों जैसे अकेले होकर क्लासरूम में पढ़ाना होता है। ठीक है, तो ऐसे माथा गर्म हो जाता है। ठीक है, हवाओं को समझाना, क्लासरूम में कोई नहीं रहता है, बकचोदी करना। ठीक है, अकेले करना, अकेले गाना, अकेले रोना, अकेले हंसना, सब काम लगा रहता है। ठीक है, तो सेम चीज़ें ये, इसको जब हम पढ़ाएं तो भी आपको समझ में आएगा, नहीं आएगा तो आपका माथा खराब हो जाएगा, जैसे मेरा हो रहा है। ठीक है, तो जब आप व्यायाम करते हैं तो शरीर गर्म हो जाता है, गर्म एकदम गर्म हो जाएगा, ठंडा नहीं लगेगा, कहेंगे आहा आनंद है। सुबह आप क्लास करने जाते होंगे, टहल के जाते होंगे, देखिए ठंडी नहीं लगता, एक जगह कोड़ी जैसे बैठिए ना, ठंडा लगेगा। समझिए बात, व्यायाम किए गर्म हुआ, चालक लिए धारा प्रवाह किए गर्म हो गया, उसमें प्रभाव करते हो गया। समझे, कुछ भी नहीं है, ध्यान समझिए। जैसे व्यायाम किए गर्म हुआ, ऐसे चालक लिए धारा प्रवाह किए अगर गर्म हुआ, तो इसी घटना को हम वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। मतलब कहते हैं कि कोई चालक तार लेंगे और उस चालक तार में जब हम धारा का प्रवाह करेंगे और तरवा अगर गर्म हो जा रहा है तो इसी घटना को वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहता है। इस पर आधारित पे इस समय आप घर में हीटर यूज कर रहे हैं,
और बड़ा बेहतरीन टर्म भी ये साइंस वाले बनाए हैं सब। ऐसे समय ये पढ़ाया जाता है जब ठंडी आता है, इससे पहले ये टॉपिक को नहीं पढ़ाया जाता है, उस समय प्रकाश वगैरह चालू रहता है, ठीक है। अगर इंटर में पढ़ते थे वो जो उष्मा नहीं होता है उसके पहले कुलाम्स वगैरह ला वगैरह पढ़ाते हैं हम लोग तो जुलाई में कंप्लीट मार देते हैं, ठीक है। इस समय तक हम लोग का फिजिक्स खत्म हो जाता है, ठीक है। अब बैठ कर चानी काटते हैं, गप्पा सप्पा तैयारी होता है, टेस्ट होता है, ठीक है। तो इस समय बड़ा बेहतरीन तरीके से बना दिए हैं सब। और एकदम जब हम लोग पेपर आता है, ठंडी आता है, तो उसी समय ये हाई स्कूल में टॉपिक पढ़ाना होता है तो ये पढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है। और एग्जाम्पल भी समझा देते हैं, बच्चे एकदम कचरे कवर कर जाते हैं, ठीक है। तो हीटर देखिएगा सेम इसी पर आधारित होता है। जब उसमें धारा का प्रवाह करते हैं तो उसके तंतु गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर उष्मा देते हैं। इसी घटना को हम वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। सब छोड़ दीजिए, स्त्री प्रेस यूज करते हैं, कपड़े उपड़े प्रेस तो 12 महीना यूज होता है, ठीक है। तो जब आप उसको लगाते हैं प्लग से तो गर्म हो जाता है। कौन सा घटना है? वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। उस पे वो आधारित उपकरण है। ये पूछता है वैद्युत धारा पर के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित तो 2 उपकरणों का नाम तो स्त्री लिख दीजिए, ये लिख लीजिए, वैद्युत बल्ब लिख दीजिए। एलईडी नहीं, एलईडी कोल्ड लाइट बोला जाता है, ठीक है। 100 वाट वाला जो आता है, हाइलोजन आता है, ये सब वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर है, ठीक है। तो मैंने कहा ना, चुटकी बजाइए, सिलेबस हमारा पढ़िए, हमसे पढ़िए, देखिए आपको कभी टफ नहीं लग सकता है, गारंटी लिखिए, ध्यान से सुनिए। क्योंकि मन से मन मिले, चित्त से चित्त मिलेगा तो गुरु और शिष्य बनते हैं। चित्त से चित्त मिलेगा तभी आपको मेरे बात पसंद आएगी। तो थोड़ा समय देंगे तो पसंद आइबे करेगी, ठीक है। तो देखिए क्या है, जैसे मैंने कहा व्यायाम किए शरीर गर्म हुआ, ऐसे चालक तार लिए धारा प्रवाहित किए, अगर बाय द वे तारवा गर्म हो रहा है तो इसी घटना को वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। हम लिख दें, देखिए लिख दे रहे हैं, नोट्स अलग से नई पीडीएफ लोड करना पड़ेगा। क्या कहेंगे? कहते हैं जब किसी किस्म है, तो जब किसी चालक तार में क्या प्रवाहित करते हैं? वैद्युत धारा, ठीक है, वैद्युत धारा। जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा क्या करेंगे? प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं, ठीक है। जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तार गर्म हो जाता है, इसे वैद्युत धारा का क्या कहते हैं? तो ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। ध्यान समझिए ना, हमने कहा कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा है। ये तार लिए, इस तार में हमने धारा प्रवाहित किया, ध्यान समझिए, तार लिए धारा प्रवाहित किया, तार गर्म हो गया, किसके कारण गर्म हुआ? तो वैद्युत धारा के कारण। तो इसलिए इसका नौवा रख देता है वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, क्योंकि वैद्युत धारा के प्रभाव से ना गर्म हुआ है। जैसे हमारे प्रभाव से आप एक टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिए, हमारे प्रभाव से कोई चीजें पढ़ना चालू कर दीजिए, हमारे प्रभाव से व्यायाम करना चालू करिए, हमारे प्रभाव से आप एक सफल इंसान बन गए। चाहे आपके प्रभाव से मैं एक अगला वीडियो बना दूं, आप अच्छे से वॉच करें, कमेंट अच्छे से करते हैं, अगला आपके प्रभाव से मैं बना। वही ये धारा का जब प्रभाव होता है और उसके कारण तार गर्म होता है तो इसको वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। मैंने कहा ना, हमारा सिलेबस, हमारा फिजिक्स पढ़ाया हुआ आपको कभी फंसे नहीं सकता है, नहीं फंसेगा भाई, क्या फंसेगा? फंस ही नहीं सकता। हमारा फिजिक्स हिंदी से आसान है, विश्वास रखिए, प्राउड करिए, ठीक है। तहलका तो मचा ही देना है, ठीक है। देखिए क्या कहेंगे, कहेंगे जब कोई तार हम लेते हैं तो उसमें अगर वैद्युत धारा प्रवाहित करना है, मतलब ऐसे कहते हैं कि जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तरवा ससुरा गर्म हो जाता है। ये जब गर्म होता है तो इसी को वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव करते हैं। है ना लाजवाब? वास्तव में है लाजवाब, ठीक है। हम कहें ऊर्जा है तो आप नाराज नहीं होंगे, हम कहें ये ऊर्जा है तो आप नाराज ना होइएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे ये ऊर्जा है, ठीक है। नाराज होने वाली काम नहीं है, टॉपिक को एकदम चुटकी में मसल दिया जाएगा। तो चलिए, मैंने कहा ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एनर्जी का मात्रा का कैसे बता दें। देखिए क्या है, हम जानते हैं V इक्वल टू होता है W/Q। कहाँ से? विभव, विभवांतर की परिभाषा नहीं पढ़े हैं? पढ़ाए होंगे गुरु जी, हाई स्कूल और इंटर में भी आप पढ़े हैं। हाई स्कूल में है तो हाई स्कूल में पढ़े होंगे, इसी चैप्टर में। एक परीक्षण आवेश लीजिए, इंटर है तो परीक्षण आवेश, हाई स्कूल है तो धन आवेश।
और उसको अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइए तो जो कार्य करते हैं वही उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रिक विभव वैद्युत विभव कहलाता है। ये आपका फार्मूला होता है। अब यहां से अगर W निकालते हैं तो Q इंटू V, ये आवेश अगर इलेक्ट्रॉन पे हो तो E इंटू V, यही नहीं इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसी को ना आप जूल लिखते हो। हाँ मैंने कहा इलेक्ट्रॉन है तो इसका मान होता है, यहाँ वैल्यू पुट करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, जब पुट कर देंगे जूल में बदल जाएगा। मैंने कहा ना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी का ही मात्रक है जजमान साहब, समझ रहे हैं, ये एनर्जी है। और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, अरे इलेक्ट्रॉन वोल्ट वही है ससुरा, एनर्जी है है का ये छोटा सा मात्रक है, किसका, एनर्जी का, सबसे छोटा। जैसे डाइन ऑर्ग, जैसे डाइन बल का छोटा मात्रक है, ऑर्ग कार्य ऊर्जा का छोटा मात्रक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी छोटा ही मात्रक है, किसका, एनर्जी का या कार्य का। ठीक है। और देखिए इसकी डिफिनेशन हम बातों बातों में एक लाइन तो लपेट लिए हैं कि ये एनर्जी जो होता है कार्य या ऊर्जा का छोटा मात्रक है, कार्य या ऊर्जा का छोटा मात्रक है। आगे चलिए ना जजमान, थोड़ा बढ़ाएं ना। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह एनर्जी है या वह कार्य है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य या वह ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर, किसको, एगो इलेक्ट्रॉन को एगो बिंदु से कहाँ ले चलना है, दूसरे बिंदु तक टांग के ले चलिए ना कोरा समा जजमान, तो यहाँ पे इसको ले आइए। तो जब लाएंगे तो कार्य करेंगे, यही कार्य का कहलाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। मौको जब इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट हो तो ध्यान समझिए, मैंने कहा ना ध्यान समझिए ना, समझिए कुछ है इसमें, कुछ छूना ही है। मैंने कहा गूंगा भी बोल जाए हमारे पढ़ाने में। फिजिक्स 90 हमारे चैनल का है, फिजिक्स 0 2.0, मैंने दुगुना तरीके से इसको 0 पहुंचा देना है। हिंदी आपको टफ लगेगा, ये टफ नहीं लगेगा, चैलेंज है। नाम जुबान पक्का रखते हैं, मेरा नाम और मेरा जुबान एकदम पक्का रहता है, नाम का भी असर पड़ता है, लपेट नहीं सकते हम किसी को, झूठ नहीं, झांसा नहीं दे सकते हैं। देखिए क्या है, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य या ऊर्जा का मात्रक है, बताएं कहाँ से है, इसलिए मैंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। आपको लग रहा होगा अरे ये क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कुछ और नाम दे रहा है, ऊर्जा का कह रहे हैं। मैंने बताया कहाँ से ये ऊर्जा का मात्रक हो जाता है, छोटा है, और इसकी डिफिनीशन हर साल बोर्ड में आया है, तो हम कैसे कहेंगे, एकदम सिंपल से कहेंगे। देखिए क्या है, ऐसे कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है या वह ऊर्जा है, कार्य कहिए बेहतर रहेगा, एनर्जी ना कहिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी एक इलेक्ट्रॉन को, ज्यादा नहीं, 2 आदमी को नहीं ले जाना है, एक सरदार को पकड़ना है, एक इलेक्ट्रॉन को, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु, 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट पर, और ले जाने में आप सोलिए वर्क डन करेंगे, सोली आप कार्य करेंगे। तो जब कार्य करेंगे और जबकि उनके बीच जो विभवांतर हो 1 वोल्ट, तो जो वर्क करें वही तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो शुरू में दे दिए हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य, तो लास्ट में कहेंगे नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, क्या कहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से कहाँ ले जाना है, दूसरे बिंदु पर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर। जब ले जाएंगे तो काम नहीं करेंगे, करबे करेंगे, जो कार्य करें वही इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मगर कब, जब उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो तब। अब देखिए हम सिंपल से इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है वह भी अलग से पूछता है, उसको भी लिखता है। तो चलिए देखिए हम कैसे लिखते हैं, बहुत सिंपल सा है, आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और मुझे उम्मीद है कि आने वाला समय में हमारा पढ़ाई हुआ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान देगा, मुझे फक्र है, ठीक है, मुझे विश्वास है अपने ज्ञान पे, ताकि आने वाले पीढ़ियों में जो बच्चे हैं उनको एकदम निःशुल्क मिले शिक्षा। यहाँ तक कोशिश करते हैं बोर्ड के बाद से कुछ कंपटीशनों की चालू करें, मगर हाँ पहले बोर्ड का कंप्लीट कर लें सिलेबस, तब देखा जाए आगे क्या होता है। देखिए इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे, पहली बात ये बताना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य या किसका, तो ऊर्जा का, कार्य या ऊर्जा का, बहुत क्या है, तो बहुत छोटा मात्रक है, बहुत छोटा सा है, छोटा मात्रक होता है, ठीक है।
यहाँ हमने कंप्लीट एक लाइन कर दिया, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य या ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। अगर नहीं आता होगा तो सुन लीजिए। भाई देखो मैं तो पीछे कैमरे के नहीं देख रहा हूँ कहाँ तक आ रहा है, मगर कोशिश कर रहा हूँ सुना दूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य या ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। अब देखिए क्या है, अब इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 eV। आप मन कर तो हिंदी में लिख लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है, ऐसे चालू करिए कि वह कार्य है किसको होता है, इलेक्ट्रॉन को एक किस से, तो बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे कहां ले चलिए, तो बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन दो बिंदुओं के कौन सी भाई, तो बीच, उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना हो, तो 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट हो। ठीक है, यह होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डिफिनेशन कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य या ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है, जबकि उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क वोल्ट हो, तो 1 वोल्ट हो, ज्यादा ना हो, 1 वोल्ट हो, 1 वोल्ट हो। अब देखिए हम लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना जूल होता है, कैसे निकालेंगे। एक इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, तो 1.6 × 10⁻⁻19 और कूलाम होता है, हिंदी में हम लिखते हैं कूलाम। ठीक है, और विभवांतर कितना होना चाहिए, तो 1 वोल्ट, यहाँ लिख दिए। गुणा कराइए, गुणा कराएंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होगा, तो 1.6 × 10⁻⁻19, और देखिए 1 से गुणा करेंगे कूलाम इंटू वोल्ट, ये आपका जूल होता है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। ये अलग से पूछता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होता है, तो इतना होता है। ठीक है, हमने क्या कहा, कैसे आया ये भी जान लीजिए। V = होता है W/Q, या Q0 इंटर में पढ़ते हैं, यहाँ से W निकालेंगे तो हमारा Q × V हो जाएगा। ठीक है, Q का मतलब होता है आपका इलेक्ट्रॉन और V हो गया, यही तो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए कार्य का छोटा मात्रक होता है। मैंने कहा लपेटे में नहीं लिए हमने, ध्यान समझिए क्या है, क्या कहेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य या ऊर्जा का बहुत क्या है, छोटा मात्रक है। ठीक है, एकदम नॉर्मली से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य या ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। आगे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसा कार्य है या वह कार्य है जो किसको लेना है, एगो इलेक्ट्रॉन को लेना है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाइए, तो ले जाते हैं तो सोलिए कार्य करते हैं। ठीक है, आज जबकि जो कार्य करेंगे वह हो गया, जबकि उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क वोल्ट हो, तो 1 वोल्ट हो। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो इतना कूलाम गुणे इतना वोल्ट, और गुणा कराएंगे तो हमारा इतना जूल आ जाता है। बहुत बेहतरीन पढ़ाए हैं, अगर बेहतरीन लगे तो अगला वीडियो जरूर देखिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइबर नहीं जा सकता है भाई, आपको पसंद आएगी तभी लाइक करेंगे, पसंद आएगी तभी सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा तभी शेयर करेंगे, तो जब लगे तो करिए और अगला वीडियो हमारा जरूर देखिए। मगर जबरदस्ती नहीं है कि हाँ लाइक करिए शेयर करिए यही सब चीज़ है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, पहले एजुकेशन लीजिए, बाकी तब बाद में देखा जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि पहली बात कि हमें प्रतिरोध के बारे में जानना है। आखिर में प्रतिरोध क्या है, तो सिंपल से एक वर्ड हम बताएंगे। प्रतिरोध का मतलब होता है धारा को रोकना। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, धारा को रोकना। प्रतिरोध का काम क्या होता है कि जब धारा का बहाव होता है तो उसको रोकता है। तो इसकी डिफिनेशन ये हो जाती है कि जब हम कोई भी चालक ले लेते हैं, कोई भी तार लेते हैं, जब धारा उसमें प्रवाह करते हैं तो सिंपली सा होता है कि उसमें पोटेंशियल लगेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और कितना उसमें करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कितना विभवांतर है और कितना धारा, इन्हीं दोनों का रेशियो कर देते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस निकल जाता है। ये रहा। अब एक चीज जान लीजिए कि इसमें समांतर क्रम में समायोजन करना है, तो ये इसका उपयोग कहाँ होता है। हम घर में जितने भी उपकरण चलाते हैं, चाहे पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, AC हो गया या बल्ब हो गया, ये सारी डिवाइस जो होता है पार्श्व क्रम में होता है, मतलब इन पैरेलल होता है। ठीक है, न कि सीरीज होता है। क्यों पैरेलल में जोड़ते हैं, इसका भी एक रीजन होता है
क्योंकि इसलिए हम जोड़ते हैं क्योंकि हर उपकरण को चलाने के लिए कम से कम 220 वोल्ट का हमारे एसी के लिए तो 220 से चाहिए। जितने एसी उपकरण होते हैं, एसी का मतलब वो नहीं कि जो हम ठंडा करने के लिए रूम या हीट करने के लिए यूज करते हैं वो एसी। एसी का मतलब अल्टरनेटिंग करंट होता है और उसका हिंदी शब्द होता है प्रत्यावर्ती जो है धारा के लिए। ठीक है, जितने प्रत्यावर्ती धारा पर उपकरण होते हैं सबको चलाने के लिए लगभग में 220 वोल्ट की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम जो है पैरेलल में इसलिए हम करते हैं ताकि सबको वोल्टेज समान मिले, 220 220 220 220। धारा कम बेसी मिलेगा उससे कोई मतलब नहीं है, धारा अलग अलग बढ़ के जाएगी उससे कोई लेना देना नहीं है, वोल्टेज समान मिलती है। इसीलिए हम घरों में जो भी उपकरण लगाते हैं ये पैरेलल में लगाते हैं, न कि हम सीरीज में लगाते हैं। मान लीजिए अगर सीरीज में लगा दिए तो एक ही 220 वोल्ट जा रहा है सारे उपकरणों में, बढ़ते 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 कम होता जाएगा। तो इसलिए हम पैरेलल में लगाते हैं ताकि सबको उतना ही वोल्टेज मिले, मतलब 220 वोल्ट का ही सारे उपकरण को मिले और जिससे उपकरण अच्छे चलते हैं। अगर एक ही तार में पंखा लगा दीजिए, बल्ब लगा दीजिए, फ्रिज लगा, पंखा चलेगा, बाप बाप चिल्लाएगा, कहेगा बाबूजी बाबूजी रुक जा नहीं तो हम गिर जाएंगे। या इसलिए हम जो भी घरों की वायरिंग वायरिंग करते हैं सब पैरेलल में ही करते हैं, न कि सीरीज में। तो आखिर में जो है पैरेलल में होता कितना है, जिसको हम पार्श्व क्रम भी कहते हैं, इसमें होगा क्या, हम 3 या 4 जो भी है 3 ले सकते हैं रेजिस्टेंस, 4 ले सकते हैं और उस पर हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या है, मान लीजिए हम 3 रेजिस्टेंस लेते हैं, पहला ये हो गया। अब पैरेलल का मतलब, सीरीज का मतलब होता है सीधे सीधे एक जो है एक लैंग्वेज में बता दी जाती है, और समांतर का मतलब होता है ऐसे या इस टाइप की जोड़ी जाती है। यह पहला हो गया R1, दूसरा हो गया R2 और तीसरा हो गया R3। तीनों को हमें कंबाइन करना है, जोड़ना है, ऐसे जोड़ दिए हमने। ठीक है, यह हम जोड़ दिए। ठीक, अब देखिए क्या है, यहाँ पे एक चीज़ है समझना है आपको। ठीक है, ये प्लस हो गया, माइनस टोटल वोल्टेज भी हो गया, यहाँ हम पॉइंट रख दिए ए और यहाँ पे रख दिए हमने बी। ठीक है, और एक हम जब आंतरिक प्रतिरोध पढ़ा रहे थे तो वहाँ एक चीज़ें बताए थे कि धारा का जो प्रवाह होता है वो कभी भी प्लस से माइनस की ओर होता है, तो इधर से इधर, किस में, परिपथ में, न कि सेल में। सेल में ऐसा नहीं होता है, परिपथ में जो है प्लस से माइनस की ओर जाता है, हमने बना दिया। ठीक है, एक चीज और समझिए, इसमें जो धारा जाएगी यहाँ 3 रूपों में बटेगी, I1 I2 और I3। ठीक है, जैसे आप नहर वहर का पानी सिंचाई करने के लिए यूज करते हैं, देखिएगा नहर ऐसे आता है, बड़ी वाली नहर, इसमें से पॉइंट फट जाता है, छोटा सा नहर, फिर ये जाएगा थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा तो इससे पतला निकल जाएगा, और पानी क्या होगा, ऐसे आएगा, कुछ इधर चला जाएगा, इसमें अब पानी की मात्रा कम होती जाएगी, मतलब धारा धीरे धीरे कम होता जाएगा, इधर बढ़ता गया। सेम यही काम, यहाँ से गया 3 रूप में बढ़ गया, मतलब आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होता है। अगर इंटरमीडिएट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ किरचॉफ लॉ लागू होता है, जितना धारा आएगी उतना जाएगा। इस संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, किरचॉफ लॉ का होता है। फर्स्ट लॉ अगर हाई स्कूल में तो यही जान गए कि संधि पर धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, या आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होता है। ठीक है, समय देंगे तो बेहतरीन पढ़ाई होगी, समय नहीं देंगे तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, कुछ आपको मौका देना है, समय। तो देखिए क्या है, ये हम 3 प्रतिरोध दिए, R1 R2 R3, इसमें यहाँ से धारा गया 3 रूपों में बढ़ गया, यहाँ इधर से धारा यहाँ हो जाएगा I1, इधर भी होगा I2 और इधर हो जाएगा आपका I3। अब जो सीरीज पढ़ रहे थे उस सीरीज में आप क्या कर रहे थे कि वोल्टेज से निकाल लेते, इसमें धारा बट रहा है तो हम लिखेंगे A व B के बीच कुल धारा निकाल लीजिए, टोटल कुल वैद्युत धारा या धारा का मतलब आवेश प्रवाह होने की दर को धारा कहते हैं, वैद्युत धारा हो गया। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है कितने समय में, वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो टोटल धारा निकालना है I, तो I बराबर क्या होगा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने रहेंगे उतने उसको सीरीज में जोड़ते हैं, सीधे सीधे जोड़ लीजिए। यही 3 न बट रहे हैं, ऐसे हम हैं, हमारे 3 निपुत्र पुत्र हुए। ठीक है, कुपात्र, क्योंकि कलयुग है भाई, अब मॉडर्न जमाने में तो कुपात्र होंगे, सुपात्र तो होंगे नहीं। ठीक है, तो मान लीजिए 3 है, हमने कमाया कितना, अगर मान लीजिए 3 लाख रुपए कमा रहे, मॉडर्न जमाने में जी रहे हैं, एगो यरवा चूसला से 1 लाख, एगो चूसा 1 लाख, एक को चूसा 1 लाख, अब हमारे पास बटा ठेंगा, तीनों चूस ले गए सब। सेम यही कहानी है, बाबूजी माने हम है, हमारे 3 पुत्र हैं, तीनों हमारे पैसे क्या कर दिए हैं, उड़ा दिए हैं, तो ये तीनों बट गया। अगर एक को कम देता है दूसरा का फफली आए करेगा, मरबो करेगा, सेम वही कहानी है ये। ठीक है, तो यहाँ से गया और तीनों रूप में बढ़ता गया, यहाँ गया यहाँ, तीनों अपना अपना घींच लिए, चूस लिए। इसको रोके रहिए। अब देखिए क्या है,
आपको करना क्या है, क्योंकि हम जानते हैं ओम के नियम से हमारा होता क्या है, तो ओम के नियम से V बराबर होता R इंटू आई। आपको निकालना क्या है, आई निकालना है। तो आई जब निकालना है, तो आई जब निकालेंगे तो ये R जाएगा, तो इधर आपका डिवाइस हो जाएगा। तो जैसे भेजेंगे V बट्टे क्या हो जाएगा R, ये आपका धारा निकल गया। अब लिखेंगे सिमिलरली इसी प्रकार, जैसे ये निकालना है ऐसे ही निकालना है, तो लिखेंगे इसी प्रकार। आपका होगा क्या, तो आई निकालना है ना, तो यहाँ अगर I1 लिखते हैं तो V बट्टे R1 होगा। हमने V1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया था कि जो पैरेलल होता है इसमें वोल्टेज समान होता है, V1 V2 V3 ये नहीं करना है। इसको भी उतना ही वोल्टेज मिलेगा, इसको भी उतना ही, और इसको भी उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया कि एक ही भी लिखा, और नीचे आपका सबका रेजिस्टेंस अलग अलग है। अगर I2 लिखते हैं तो V बट्टे आपका R2 हो जाएगा, I3 लिखते हैं तो V बट्टे क्या हो जाएगा R3, डाट डाट डाट। अगर और रहेगा तो और जोड़ेंगे, 4 5 6 जितने रहेंगे वैल्यू इसमें पुट करिए। आई के जगह पे क्या लिखेंगे V बाई आर, तो लिखिए V बट्टे R। I1 के जगह पे क्या लिखेंगे V बट्टे R1, I2 के जगह पे V बट्टे R2, V3 के जगह पे V बट्टे R3 प्लस डाट डाट डाट। अब कॉमन क्या है, तो आपका भी कॉमन है, कॉमन ले लीजिए 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 क्या हो जाएगा R3 प्लस डाट डाट डाट। भी से भी कट गया, यहाँ क्या बचा 1 बट्टे R बराबर आपका आंसर आ गया 1 बट्टे R1 प्लस 1 बट्टे R2 प्लस 1 बट्टे R3। और सवाल आपके गुरुजी बहुत बेहतरीन क्लासरूम में पढ़ाए होंगे, सवाल भी आप पढ़ सकते हैं। मैं भी इस पे सवाल सालों पहले हमें लग रहा है इस पे सवाल जरूर डाले होंगे। फिर ये हाई स्कूल जब चालू की है तो इसमें जो है अब सिस्टमेटिक ढंग से 1 से लेकर, और ये 6वां चैप्टर का एकदम A to Z थ्योरम और 5 चैप्टर का न्यूमेरिकल मिलेगा। इसके लिए सर्वा ऐप लॉन्च करते हैं सब, और कहते हैं मेरे हवेली पे आ जाओ। कहाँ ऐप लॉन्च करना है भाई, इस पर क्या ऐप लगेगा बताइए, हमारी इसमें दिक्कत नहीं आता है। तो देखिए पैरेलल क्रम में हम कैसे जोड़ते हैं, ये 3 हमने प्रतिरोध दिया R1 R2 R3, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, I1 I2 I3 हो गया। अब इसके बीच तो हमको टोटल धारा निकालना है, इससे पहले उसमें निकालते थे वोल्टेज। तो A और B के बीच धारा निकालेंगे तो I1 I2 I3 को जोड़ लेंगे। ओम्स लॉ हमारा V बराबर R इंटू आई होता है। ओम्स लॉ यही कहता है, ये मान लीजिए आपका चालक तार है, इसकी फिजिकल स्टेट में जैसे ताप दाब लंबाई इन सब में आपको चेंज नहीं करना है, तो कितना इसमें वोल्टेज लग रहा है और कितना इसमें धारा फ्लो हो रहा है, इसी का रेशियो कर लीजिए, वही क्या कहलाता है, तो प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। या नियतांक होता है, या जो विभवांतर है इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। 2-3 डिफिनेशन हो जाते हैं, ठीक है, हो नहीं जाते, होता ही है। इंटर में अनुपात नियतांक होता है, ऐसे करते हैं। आई इसमें पढ़ते हैं कि भी समानुपाती जो होता है आई होता है, ऐसे पढ़ते हैं। तो यहाँ से अगर आई निकालते हैं तो ये आ जाता है। इसी प्रकार I1 निकालेंगे ये मिलेगा, I2 निकालेंगे ये, I3 निकालेंगे ये, सब वैल्यू यहाँ 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 रखना है, रखते जाइए, आप सॉल्व कर लीजिए। कॉमन है, कॉमन लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें हम जिक्र कर दे रहे हैं, प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, या वैद्युत प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इंग्लिश में कहते हैं। देखिए क्या है, जैसे हम सड़क पे चलते हैं, मोटर वाहन वगैरह लेकर, मोटरसाइकिल 4 व्हीलर या जो भी चीज़ है, हमारे गति को रोकने के लिए क्या लगा रहता है रोड पे, तो ब्रेकर लगाए रहते हैं। मतलब रोड में जो गिट्टी वगैरह से जो ढलैया की जाती है, वैसे ही सेम उसी ढलैया का वही मटेरियल से थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाता है। वह करता क्या है, जैसे हम देखते हैं अपना ब्रेक क्या करते हैं, थोड़ा डाउन, मतलब हमारी स्पीड जो होती है उसको थोड़ा डाउन कर देते हैं। नहीं करेंगे तो भी होना है, या तो आप गिरेंगे या तो उड़ेंगे, 2 काम में 1 हो जाता है। तो वह हमारे गति को रोकने का काम करता था। सेम ऐसे ही जो प्रतिरोध है, ये धारा के मार्ग को क्या करता है, रोकता है। और इसकी डिफिनीशन भी हम पीछे पढ़ाए हैं। कोई भी चालक है, उसमें जब हम धारा का प्रवाह करते हैं तो जो उसके सिरों पर विभवांतर लग रहा है और कितना धारा है, इन्हीं दोनों का अनुपात कर देते हैं, तो यही प्रतिरोध कहलाता है। और मैंने बताया प्रतिरोध का काम क्या है, तो ये धारा को रोकने का काम करता है, मतलब ये धारा को ब्रेक करता है, रोकता है, ठीक है। तो प्रतिरोधों का समायोजन में प्रतिरोध को हम 2 प्रकार से कंबाइनेशन करते हैं, समायोजित करते हैं, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम, ठीक है। किस किस क्रम में करते हैं, तो पहला होता है श्रेणी, ठीक है, और दूसरा होता है समांतर, ठीक है। अब देखिए, जो घरों की वायरिंग होता है हम इस क्रम में करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो है सारे उपकरण में अलग अलग धारा बहती है। तो जब धारा अलग अलग बहेगी और वोल्टेज सबको समान मिलेगा,
पैरेलल में क्या होता है कि धारा सब में जो है भिन्न भिन्न बहेगी और जो वोल्टेज होगा वो समान होगा। मतलब अगर 220 वोल्ट चाहिए तो 220 वोल्ट हर एक उपकरण को मिलेगा और जिससे सारी डिवाइस या सारे उपकरण अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि वोल्टेज पर ही निर्भर करता है। दूसरी बात कि इसमें वोल्टेज जो होता है भिन्न भिन्न हो जाता है और धारा समान हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज हर जगह पर जाके अगर 220 वोल्ट है और उसी एक ही परिपथ में एक ही क्रम में सीरीज में ही सारे उपकरण को जोड़ते हैं, तो क्या होता है कि अगर 220 वोल्ट है तो वही हर उपकरण में मतलब जितने डिवाइस होते हैं उसमें बढ़ते जाता है और लास्ट में जाते जाते वोल्टेज का मान एकदम न्यूनतम हो जाता है, उपकरण चलाने में असुविधा महसूस होती है। ठीक है, तो इसलिए हम घरों का वायरिंग जो है समांतर में करते हैं, न कि श्रेणी में। अब देख लीजिए एक सिंपल सा मैं एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे आप जिस शहर में रहते होंगे या जिस कस्बे में रहते होंगे या जिस गांव में रहते होंगे, गांव के बाहर ट्रांसफार्मर लगता है। ट्रांसफार्मर के जो समीप जो घरें होती हैं वहां वोल्टेज अच्छी आती है। गांव के एकदम पिछले या जिस कस्बे में मोहल्ले में रहते हैं वहां एकदम लास्ट मतलब ट्रांसफार्मर से जो जो दूरी बढ़ाते हैं वहां पर क्या होता है, वोल्टेज कम होने लगता है। इसका रीजन है सीरीज, क्योंकि हम जब कनेक्शन लेते हैं, कटिया लेते हैं, तो हम जो भी कनेक्शन लेते हैं वो सीरीज में लेते हैं और इसी के कारण जो है सीरीज में होता जाता है लास्ट में वोल्टेज बढ़ता लास्ट में एकदम न्यूनतम हो जाता है, कम से कम हो जाता है। ठीक है, तो आज इसी सीरीज में कितना प्रतिरोध होता है इसी को निकालना है। ठीक है, तो इसको हम मिटाते हैं और देखिए हम हेडिंग डाल रहे हैं श्रेणी क्रम में। इस पे बोर्ड पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं बोर्ड में और हर साल का कंपलसरी क्वेश्चन है। इस पे न्यूमेरिकल भी आता है और भी न्यूमेरिकल भी एक इस पे एग्जांपल थ्रू समझा देंगे। तो फर्स्ट नंबर हम समायोजन कर रहे हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम समायोजन आखिर में कितना होता है श्रेणी क्रम समायोजन में तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, मान लीजिए हम 3 या 4 जो भी प्रतिरोध ले रहे हैं कितना है वो लेना है। ठीक है, मान लीजिए हम 3 लेते हैं। एक पहला है, एक बल्ब ले लिए, एक फ्रिज ले लिए, एक पंखा ले लिए। सबका अपना अपना रेजिस्टेंस होगा, कुछ ना कुछ धारा को रोकेगा, श्योरली है, और सबका अपना अपना खुद का वोल्टेज होगा। अब किसके पास कितना कितना वोल्टेज जाता है ये बात की बात है। 3 प्रतिरोध हमको लेना है। पहला मान लीजिए हम R1 लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे R1। प्रतिरोध का सिंबल यही होता है, तो यहाँ हमारा हो जाएगा R1, यहाँ वाले पे हो जाएगा हमारा क्या R2 और यहाँ वाले पे हमारा हो जाएगा R3। हमने कहा 3 प्रतिरोध लेना। ठीक है, और इसको हमें बाह्य परिपथ से जोड़ देना है। कितना वोल्टेज देना है भी, एक प्लस एक माइनस। हम जानते हैं कि परिपथ में जो है विद्युत सेल और विद्युत वाहक बल वगैरह जब पढ़ाई जाती है और वह एक चीज है आंतरिक प्रतिरोध, तो उसमें बताई जाती है कि परिपथ के बाहर जो धारा बहता है वह प्लस से माइनस की ओर जाता है, मतलब इधर से और इधर के तरफ जाएगा, ऐसे इस टाइप का। मान लीजिए यहाँ हम पॉइंट रखें ए और इस सिरे का नाम रखें हम बी। टोटल इसके बीच रेजिस्टेंस कितना होगा, धारा एक ही जाएगा सबके पास, वोल्टेज भिन्न हो जाएगा। इसका अपना खुद का वोल्टेज होगा V1, इसका अपना होगा V2 और इसका अपना होगा V3। यही रीजन है कि गांव में एकदम पिछले टोले में जो है या पिछले मोहल्ले में वोल्टेज एकदम कम जाता है, जिससे हमारी उपकरण कोई काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हम सीरीज में ऐसे तार जाता है, ऐसे जोड़ते जाते हैं और वोल्टेज एकदम बढ़ता जाता है, लास्ट में जाते जाते एकदम न्यूनतम वोल्टेज हो जाता है, जिससे हमारी उपकरण काम ही नहीं करता। हम परेशान हो जाते हैं आखिर में क्यों ऐसा हो रहा है। हम सोचते हैं बिजली कम आई है, ये हुई, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ता है लोग उसमें जोड़े जाते हैं, कटिया जोड़े जाते हैं और वोल्टेज का मान कम होता जाता है। धारा जाएगी, धारा में कोई कमी नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब देखिए इसका डेरिवेशन एकदम छोटा सा हम देंगे, लिखेंगे हम कि ए और बी के बीच टोटल विभवांतर कितना होगा। तो लिखेंगे ए व बी के बीच क्या निकाल लीजिए, कुल वैद्युत विभवांतर। इसकी भी डिफिनीशन हमने पढ़ा चुका है। ठीक है, विभवांतर टोटल कितना होगा, तो V इक्वल टू होगा V1 प्लस हमारा होगा V2 प्लस और क्या होगा V3 प्लस और रहता और जोड़ते जाइए। ठीक है, इसको रोके रहिए। अब चूंकि हम ओम्स लॉ जानते हैं, इसका भी वीडियो वगैरह बना चुके हैं। ओम का नियम क्या कहता है, यही कहता है कि कोई भी चालक तार है उस तार की भौतिक स्टेट ले लीजिए, फिजिकल स्टेट, उसमें क्या आएंगे, ताप आएंगे, दाब आएंगे, लंबाई आएंगे, इसमें आपको चेंजिंग नहीं करना है। तो उसमें कितना विभवांतर उसके सिरों पर लग रहा है और कितना उसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, इनका अनुपात एक नियतांक होता है, यह दोनों आपस में समानुपाती होते हैं, ये थ्योरम कहता है। तो ओम के नियम से
हम क्या जानते हैं, तो यही जानते हैं V बराबर होता है हमारा R इंटू आई। ये आप पढ़ चुके हैं बेसिकली। तो अगर V1 है तो लिखेंगे इसी प्रकार, अगर हम लिखते हैं V1 तो हमारा क्या हो जाएगा R1 इंटू आई। V2 लिखते हैं तो हम लिखेंगे R2 इंटू आई। धारा हमारा समान है इसलिए हमने I लिखा है और कोई इसका रीजन नहीं है। अगर V3 लिखते हैं तो क्या लिखेंगे R3 इंटू आई डॉट डॉट डॉट। ये सभी वैल्यू इसमें रखते हैं, जब रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, V के जगह पे हम क्या लिखेंगे R इंटू आई। हम एकदम कहें ना एकदम सरल, कभी आप फंस ही नहीं सकते हैं, इतना बेहतरीन आपको डेरिवेशन मिलेगा। हमें नहीं लगता है कि कोई इससे बेहतरीन कोई जो है आरामदेह तरीके से, इसमें कई डेरिवेशन कई थ्योरम भी हम बता चुके हैं, जैसे मान लीजिए ओम्स लॉ हो गया, विभव की परिभाषा हो गया, और भी कुछ चीज़ें आ जाएंगे। हम हैं तो 10-10 सेकेंड लगता है, लपेटना क्या है भाई, ठीक है। तो आप इस डेरिवेशन में फंस ही नहीं सकते हैं, मैं आदम उम्मीद है कि नहीं फंस सकते हैं, और खास तौर पर मेरा लिखा हुआ तो कभी फंस ही नहीं सकते हैं, क्योंकि एकदम कहाँ आप फंसेंगे वहाँ हम तोड़ देते हैं, वहाँ शब्दे डाल देते हैं। जहाँ जहाँ संभावनाएं होती है कि यहाँ आप फंस सकते हैं, वहाँ हमने वहाँ कुछ ना कुछ शब्द डाल देते हैं ताकि आप फंसेंगे ही नहीं। तो V के जगह पर क्या लिखेंगे R इंटू आई। V1 है तो V1 के जगह पर क्या लिखेंगे, तो R1 इंटू आई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको साफ करने दीजिए, लिखेंगे R1 इंटू आई। चलिए V2 के जगह पर क्या लिखेंगे R2 इंटू आई। V3 के जगह पे R3 इंटू आई। हमने क्या किया, ये वैल्यू यहाँ पे रखा इतना, ये वैल्यू यहाँ पर रखा, ये वाली यहाँ पर रखा और ये वाली यहाँ पर रखे, हमारा वह हुआ। इस समय कामन क्या है, तो कामन हमारा I है, कामन लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस हमारा R3 प्लस और रहता तो और जोड़ते हैं। सब में कामन I था, काट दिए, हमारा टोटल प्रतिरोध R इक्वल टू क्या आया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे हो गया हमारा आंसर, ठीक है। यह हमारा होता है तुल्य प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध का ये फार्मूला है तुल्य प्रतिरोध का, ठीक है। अभी इसमें एग्जाम्पल हम दिखाते हैं ना, मौखिक हो जाएगा, ठीक है। इसलिए दिमाग में रखिए कि आपके घरों पे अगर गांव के पिछले मोहल्ले में है और वोल्टेज काहे नहीं आता है, तो मेन रीजन यही है। आप ट्रांसफार्मर अलग से ले जाइए ना, अपना फ्रेश ले, देखिए अभी कितना तेज जलेगा, अड़क भड़क जाएगा आपके घर का उपकरण, ठीक है। तो ऐसा हमको करना नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप वोल्ट मीटर का यूज, वोल्टेज वगैरह लगवा लीजिए तो भी हो जाएगा, इतना रिस्क उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। रिस्क उठाएंगे कहीं ना कहीं सावधानी हट जाएगी, दुर्घटना घट जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको नहीं करना है, ठीक है। हमको क्या करना है कि हमको पैरेलल में जोड़ना है, न कि सीरीज में। घर की वायरिंग ऑलरेडी देख लीजिएगा, पैरेलल में होता है, इस सीरीज में होता नहीं है। हाँ, ये कहाँ होगा, जहाँ हमको वोल्टेज जो है कम करना होगा, या हमको जो है सीधी सी बात है वोल्टेज कम करने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल में जोड़ देते हैं रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए। रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो वोल्टेज घटेगी, ठीक है, क्योंकि ये सब अलग अलग देखिए क्या है, अलग अलग वोल्टेज सबका मिल रहा है, यहाँ कुछ और मिलेगा, यहाँ कुछ और, क्योंकि एक वोल्टेज 200 अगर 20 वोल्ट दे रहे हैं तो यहाँ 3 रूपों में बट जा रहा है, ठीक है। और इसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, टोटल परिपथ में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। इसलिए हम जो भी अगर रेजिस्टेंस बढ़ाना है, प्रतिरोध बढ़ाना है, तो हमको सीरीज में जोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, धारा को रोक देगा, धारा को कम करता है, वोल्टेज को घटा देता है, ठीक है। जैसे वोल्टेज को घटाएगा, हमारा जितना हम चाहेंगे, जैसे मान लीजिए हाई वोल्टेज, उसको कम करना है। जैसे हम चार्जर यूज करते हैं, चार्जर कितने पे काम करता है, 220 240 इसी पर ना काम करता है। और बाहर जब निकलता है, जब मोबाइल में उसको खोजते हैं, तो जिस पिन के पास होता है वहाँ बहुत आएगा तो 5 वोल्ट आएगा, और उसको जिप लगा देखिए ना, झुंझुनाएगा नहीं तो वो नहीं काम करेगा, इसीलिए करता है, उसमें ये उपकरण लगाए रहते हैं सब, ठीक है। ये धारा को क्या कर देता है, कम कर देता है, वोल्टेज को घटा देगा। जैसे घटाएगा आपका बाहर अगर 220 है तो उसको 5 वोल्ट बदल देगा। और तो और उसमें ट्रांसफार्मर का यूज हो जाता है, वह ऊंचाई वोल्ट मतलब उच्च वोल्ट को निम्न वोल्टेज में बदलने का भी काम करता है, ठीक है। तो हम सिंपल से, इसमें बहुत सारे थ्योरम लगते हैं, बहुत बुद्धिजीविता दिमाग में लगाना पड़ता है, ठीक है, बुद्धिजीवी बनना पड़ता है, तब हमको पूरी गोल आता है सिलेबस का कि हमको क्या करना है, ठीक है। देखिए प्रतिरोध को हम कितने प्रकार से जोड़ सकते हैं, जोड़ने की भी तरीका होता है। सेल होते हैं वो
उसको अलग तरीके से जोड़ सकते हैं। उसमें भी इसका 2 रूल जाता है, सीरीज होता है और पैरेलल होता है, मगर एक मिक्सचर आ जाता है जो इंटरमीडिएट में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सेलो का कंबाइनेशन जो होता है उसमें पढ़ते हैं, मगर हम हाई स्कूल में जब पढ़ते हैं तो इसमें प्रतिरोधों का समायोजन होता है, और ये समायोजन मुख्यतः 2 ही तरीके से होता है। मतलब कोई भी रजिस्टेंस जो होता है 2 तरीके से हम जोड़ते हैं, एक सीरीज में, एक पैरेलल में। अब ये हमें ध्यान रखना है कि ये सीरीज और पैरेलल में होता क्या है। घरों की हम वायरिंग करते हैं, यहाँ पे देखिएगा घरों की वायरिंग करते हैं तो पंखा उंखा हो गया, सब अलग अलग तार से जाते हैं। सब छोड़ दीजिए, हमारे जो प्लेट होते हैं, खाने वाला प्लेट की बात नहीं कर रहे हैं, वह जो मोबाइल में देखिएगा प्लेट लगे रहते हैं जिसमें डायोड वगैरह यूज होते हैं और जिसमें धारा वगैरह का प्रवाह वगैरह होता है, या जो हमारी डिवाइस है जिससे चलती है, हम सीधे से कह सकते हैं, उनमें भी प्रतिरोधों का समायोजन किया जाता है। और कैसे कैसे किया जाता है, तो इसका समायोजन 2 तरीके से किया जाता है। पहला जो होता है सीरीज में होता है, जिसको हम श्रेणी कह सकते हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है। सेकंड नंबर होता है वह समांतर होता है। अब देखिए जो है क्या कब क्या करते हैं, जैसे आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, ज़्यादा प्रतिरोध चाहिए, मतलब धारा को एकदम कम करके भेजना है, तो किसी भी चीज़ को सीरीज में जोड़ दीजिए। इसीलिए घर की जो वायरिंग होता है, मतलब पंखा चलाना है, फ्रिज चलाना है, कूलर चलाना है, या जो भी उपकरण चलाना है, उसके लिए परिपथ के लिए अलग अलग परिपथ बनाया जाता है। परिपथ मतलब उनकी वायरिंग में देखिएगा तार वगैरह सब अलग अलग डिवाइस में लगे रहते हैं और अलग अलग धारा का प्रवाह किया जाता है। अगर एक ही तार में हम सारी डिवाइसों को यूज करते हैं तो देखिएगा क्या होता है, बल्ब या जो उपकरण है बहुत धीमा काम करेगा, क्योंकि धारा का प्रवाह ही नहीं होगा, रोक लेगा, सब में बटने लगेंगे। इसलिए गांव के जो होते हैं या जो मोहल्ले में हम रहते हैं तो देखिएगा ट्रांसफार्मर कुछ दूरी पर रहता है, तो जहां से आता रहेगा वहां से खूब तेज बल्ब जलता है, और जब वैसे वैसे क्या होता है, धारा कम होता जाता है। और गाँव के एकदम पिछले मोहल्ले में देखिएगा एकदम बल्ब धीमा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसमें सारे लोग किस सीरीज में कटिया लगाए रहते हैं या किस में लगाते हैं, तो श्रेणी क्रम में, मतलब सीरीज में सब जोड़ते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं, और वोल्टेज का मान जो होता है हर में अलग अलग होना चाहिए, तो सब में समान होता जाता है। धीरे धीरे वोल्टेज धारा सब कम होने लगता है, ठीक है। मगर अगर हम समांतर में जोड़ते हैं तो हमारा वोल्टेज वगैरह सब सही मिलता है। इसलिए घरों की जो वायरिंग होता है वह समांतर क्रम में ही की जाती है, न कि श्रेणी क्रम में की जाती है। अब इस समय प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, तो सीधी सी बात है, जितना उपकरण लगाए हैं सबका अपना अपना रेजिस्टेंस होगा, उसको जोड़ते जाइए, तो कभी भी श्रेणी में प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। सवाल में भी 2-4 सवाल ऐसे हैं जो इस पे लगे हैं, तो याद रखिएगा कि जब सीरीज में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ता है, और वही जब हम समांतर में जोड़ते हैं तो जो व्युत्क्रम होता है, इसलिए इस समय जो है प्रतिरोध का मान कभी भी घटेगा। इसलिए हम घरों का जो वायरिंग होता है वह इसी क्रम में करते हैं। क्यों? क्योंकि वह जो है प्रतिरोध का मान घटेगा। घटने का मतलब है ये धारा को कम रोकेगा, क्योंकि प्रतिरोध कम है तो कम रोकेगा, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा रोकेगा, ठीक है। जैसे इसमें ज़्यादा है तो ज़्यादा रोकेगा, इसमें कम है तो कम को रोकेगा। तो एकदम सिंपल सा है। अब R क्या है, तो प्रतिरोध है, कुल प्रतिरोध, जिसको तुल्य भी कहते हैं। R1 R2 R3 क्या है, तो सब अपना अपना जो भी हम उपकरण यूज किए हैं तो उन सब का अपना खुद का प्रतिरोध है, ठीक है, और सब धारा को रोकेगा। तीसरी सीरीज में जब हम यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है और इससे उपकरणें क्या होती है, धीमा। तो ये इसका भी उपयोग है, जहां हमें वोल्टेज धारा इन सबको कम करना होता है तो सीरीज में यूज करते हैं। और वही जब समांतर की बात आता है तो हम उल्टा यूज करते हैं, क्योंकि बट्टे में होता है, इसमें आपका वैल्यू कम हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। देखिए, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक चीज़ें और जान लीजिए नहीं, जानना ही है। जैसे हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो देखिएगा मोबाइल का जो होता है बैटरी वहाँ पे गर्म महसूस होगा, या घर पे इन्वर्टर वगैरह भी हम लोग यूज करते हैं। अक्सर उस इन्वर्टर को देखेंगे कि जब चार्ज हम करते हैं तो देखिएगा इन्वर्टर में जो तेजाब भरे रहते हैं या पानी भरे रहते हैं वह खौलने लगता है, यहाँ तक कि बैटरी टच करने पर हमें हीटिंग महसूस होता है, मतलब गर्म। या छोड़ दीजिए, सब चीज़ छोड़ दीजिए, आप जनरली रोज़ यूज करते हैं अपना मोबाइल, ठीक है। उस मोबाइल को देखिएगा जब हम चार्ज करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। आखिर में क्यों, किस कारण से गर्म हो रहा है, ये जानना है। दूसरी बात, जैसे हम लोग मान लीजिए परिवहन लेकर अपना, मतलब मोटरसाइकिल, साइकिल या मारुति वगैरह लेके चलते हैं, तो सड़क पर क्या होता है, जहाँ आबादियाँ घनी होती है उस आबादी के पास क्या लगा दिया जाता है, मान लीजिए ये सड़क है तो उसमें हम ब्रेकर लगाते हैं,
थोड़ा सा हाइट पे ब्रेकर यूज करते हैं। ये ब्रेकर क्या करता है, तो हमारे वेग को, स्पीड को कम करता है। चलिए मान लीजिए ये नदी का बहाव है, तो बहाव मान लीजिए बारिश के समय में बहुत ज़्यादा पानी आता है, तो नदियों के किनारे 2-4 किलोमीटर के रेंज में नदी से जो मेन बहाव होता है, तो वहाँ से क्या कर दी जाती है, बांध दी जाती है। ठीक है, ये बांध पर क्या रहता है कि जैसे मान लीजिए आवश्यकता से अधिक अगर पानी आता है तो ये कवर कर लेता है। अब इस पे गवर्नमेंट क्या करता है, या जल विभाग वाला ठोकर लगा देता है। ये ठोकर क्या है, तो पानी के बहाव को कम करता है, जिससे मिट्टियाँ न कटे। ठीक है, जैसे पानी का बहाव होता है तो जल विभाग वाले क्या करते हैं साहब कि इस पे ठोकर, इसको बोला ही जाता है, ये पानी के वेलोसिटी को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिससे मिट्टियों का कटान नहीं होता और हमारी उपजाऊ भूमि क्या होती है, सुरक्षित रहती है। सिमिलरली इसी प्रकार जो है मैंने बताया कि सड़कों में भी लगा दिया जाता है, इसमें भी लगा दिया जाता है। ऐसे हमारे जो उपकरण होते हैं, जैसे आप मोबाइल का प्लेट खोल के देखिएगा अंदर, या कोई भी टेलीविज़न वगैरह देखिएगा तो उसमें प्लेट होते हैं, प्लेट हम लोग बोलते हैं, उसमें देखिएगा जो है रेजिस्टेंस लगे होते हैं। वो क्या करता है, धारा को रोकता है। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया भी था उसको, प्रतिरोध है हमारा वीडियो था, वीडियो टॉपिक का नाम भी था, उसमें दिखाए थे, उसका फिगर वगैरह सब दिखाए थे, प्लेट ही ला कर दिखाए थे कि देखिए ये रेजिस्टेंस लगा है, वो क्या करता है, धारा को रोकता है। ठीक है, ऐसे हमको पढ़ना है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो जैसे पानी के बहाव को कम करने के लिए, या जो सड़क था उस पर हमारी वेलोसिटी को कम करने के लिए ब्रेकर लगा रहता है, ऐसे सेल में जो घोल रहता है, घोल का मतलब आप सूखा बैटरी मोबाइल में यूज करते हैं, देखिएगा उस पर हथौड़ियों को मार कर या हाथ से ऐसे मार के देखिएगा गर्म हो जाएगा, बैटरी को निकाल कर, मोबाइल पे नहीं। ठीक है, तो देखिएगा कि अक्सर जब हम चार्ज यूज करते हैं तो वह गर्म होता है। तो वह गर्म क्यों होता है, क्यों, इसलिए होता है ताकि जब हम उसमें धारा का प्रवाह करते हैं, वैद्युत धारा का, तो वह धारा को रोकता है, जिसके कारण कुछ एनर्जी उसका जो है ऊष्मा के रूप में खर्च होता है। ध्यान समझिए क्या है, जैसे मान लीजिए हम मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो होता क्या है कि जब धारा उसमें बहाव होता है धारा का, तो उसका जो सेल का घोल है या जो केमिकल है वो धारा को क्या करता है, रोकता है। जैसे धारा को रोकेगा तो अब क्या होगा, बैटरी धीरे धीरे गर्म होगा। क्यों गर्म होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, विद्युत ऊर्जा है, उसका कुछ भाग जो है ऊष्मा के रूप में खर्च होने लगता है। तो जब कुछ भाग उसका ऊष्मा के रूप में खर्च होगा तो ये कौन रोकने का काम किया, तो ये आंतरिक प्रतिरोध रोकने का काम किया। तो इसीलिए कौन रोक रहा था, तो सेल रोक रहा था, इसीलिए सेल का ही आंतरिक प्रतिरोध। प्रतिरोध का मतलब नॉर्मली होता है रुकावट, नॉर्मली इसका मतलब होता है क्या, रुकावट। तो ये क्या करता है, धारा को क्या कर देगा, रोक देगा। ध्यान समझिए, हम सिंपल से क्या कहें, देखिए इसकी डिफिनीशन मैंने बातों में बता दिया, सारी चीज समझा भी दिए कि एकदम क्लियरली था कि कोई भी चालक है, जैसे मान लीजिए ये चालक है, इसमें जब धारा का प्रवाह होता है, ये चालक है, इसमें धारा का जब प्रवाह होता है तो ये चालक क्या करेगा, धारा को रोकेगा। ठीक इसी प्रकार कोई सेल है, इसमें जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट भरे रहते हैं, वैद्युत अपघट्य भरे रहते हैं। वह वैद्युत अपघट्य क्या करता है, धारा को रोकता है। ठीक है, उसी धारा को रोकने वाली जो घटना घट रही है वो किसके कारण घट रही है, तो उसमें प्रतिरोध लग रहा है। उस प्रतिरोध का नाम क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। तो हम आराम से लिख देते हैं, इसका फार्मूला लिख देते हैं ताकि आपको पढ़ने में सुविधाजनक हो जाए। ठीक है, देखिए कोई परिपथ लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा बैटरी हो गया। ठीक है, ये हम इन्वर्टर वाली एक बैटरी ले रहे हैं, इतना विकलांग जैसा तो नहीं रहता है, मतलब एक इमेजिंग करने के लिए हमने सेल बना दिया। ठीक है, मान लीजिए यहाँ प्लस है और इधर माइनस है। इसमें जब हम तार जोड़ेंगे, ऐसे कोई भी चालक तार और कोई भी उपकरण जोड़ देते हैं या कुछ भी जोड़ रहे हैं, तो इस तार में धारा किधर बहेगा, प्लस से माइनस की ओर जाएगा, इधर से इधर, मतलब इधर से धारा बहना चालू करेगा और किधर के तरफ जाएगा, माइनस के तरफ। मगर इसके अपोजिट जब हम सेल की बात करते हैं तो इसमें धारा उल्टा, जैसे मान लीजिए इससे लेना है तो प्लस से माइनस की ओर दौड़ेगा, मगर जब इसको हम चार्ज करेंगे तो इसमें जो होता है माइनस से धन की ओर चलता है, उल्टा चलेगा। इसमें जो होता है चालक में कभी भी प्लस से माइनस की ओर चलेगा, मगर सेल में माइनस से प्लस की ओर चलेगा, उल्टा होता है।
ठीक है, ये अलग से भी पूछता है क्वेश्चन। तो प्लस से किधर, माइनस से किधर चलेगा, प्लस की अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, और इस धारा को रोकने का एक विरोध करेगा। कौन चीज, ये जो इलेक्ट्रोलाइट इसमें भरे रहते हैं ये धारा को रोकेगा। जो रोक रहा है इसका मतलब इसमें रेजिस्टेंस लग रहा है, ये इसी को हम क्या कहते हैं, तो उसका प्रतिरोध मतलब आंतरिक प्रतिरोध, अंदर वाली प्रतिरोध इंटरनल रेजिस्टेंस है। और कि कौन रोक रहा था, तो सेल, इसलिए इसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज और जानिए, जब हमें धारा बह रहा था, मतलब तार में धारा बह रहा था, तो तार क्या कर रहा था, धारा को रोक रहा था। तार क्या कर रहा था, धारा, मतलब हम कहते हैं कि कोई चालक तार लेते हैं और उसमें हम जब धारा का प्रवाह करते हैं तो ये तार क्या करता है, धारा को रोकता है, कहेगा आगे न बह, रोकेगा। ठीक है, उसी प्रकार ये सेल का घोल भी धारा को क्या करता है, रोकता है। इसी रोकने की घटना को ही हम क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। ये रोक रहा है ना, कौन रोक रहा है, सेल का घोल रोक रहा है। तो जब रोक रहा है तो इस फिनोमेना को क्या हम कहेंगे, प्रतिरोध। कौन रोक रहा है, सेल के अंदर जो घोल है, तो इसलिए आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। और कौन रोक रहा था, सेल, तो इसलिए हम इसका सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका डिफिनेशन हम लिखते हैं कैसे। जब किसी सेल की प्लेटों को तार से जोड़ते हैं तो तार में जो वैद्युत धारा है, वैद्युत धारा, जब किसी सेल की प्लेटों को तार से जोड़ते हैं तो तार में वैद्युत धारा किधर से, तो धन से ऋण की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, जबकि सेल के भीतर, किस वाले में, तो घोल में, जबकि सेल के भीतर घोल में ऋण प्लेट से किधर, तो धन प्लेट की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है, अब देखिए, तो हमने क्या कहा, सिंपल सा है कि कोई भी सेल लेते हैं और उसके प्लेटों को हम चालक तार से जोड़ते हैं। जैसे जोड़ेंगे तो तार में वैद्युत धारा किधर से बहेगी, तो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहेगी। मगर वही सेल के भीतर बात की जाए तो उसमें धारा किधर बहती है, तो घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। जिस प्रकार लिखेंगे, जिस प्रकार तार धारा के किस में, तो मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार या इसी प्रकार सेल का घोल में धारा के किस में, तो मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, जिसे जो उत्पन्न कर रहा है उसे क्या कहते हैं, तो जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसको किससे लिखते हैं, तो इसे लिखेंगे, इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए इसका फार्मूला अगर इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं तो कम से कम 3-4 डेरिवेशन पढ़ते हैं, हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो बस एक सिंपल सा फार्मूला लिख लीजिए। इस पे 1-2 सवाल का देखिए, ओम के नियम से आप आई बराबर पढ़ते हैं ना, V/R होता है। इसमें देखिए
इसमें I बराबर क्या होगा, तो I बराबर V रहे, V के जगह पे इसमें विद्युत वाहक बल आ जाता है, क्योंकि सेल की जब बात की जाती है तो वहाँ विभवांतर न लगकर विद्युत वाहक बल आ जाता है। और टोटल प्रतिरोध, एक तो तार में प्रतिरोध होगा R हो गया, और घोल के अंदर एक प्रतिरोध लगेगा, इसे स्मॉल r, यही स्मॉल r है तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसी से बनता है भाई। इंटर में जाओगे तो आपको एकदम बखूबी पढ़ा दिया जाता है, I बराबर V बट्टे R होता है। तो R के जगह पर दो रेजिस्टेंस होंगे, एक तो चालक तार का, एक वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, तो दोनों को सीरीज में जोड़ते हैं, क्योंकि एक ही तार ऐसे गया रहता है वही अंदर चला जाता है, तो वह सीरीज में हो जाता है, इसलिए R प्लस स्मॉल r हो जाता है। ठीक है, देखिए क्या है, हमने कहा कि जब हम मोबाइल चार्ज करते हैं, मोबाइल गर्म क्यों होती है, क्योंकि उसमें एक प्रतिरोध लगता है, इंटरनल प्रतिरोध। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस लगता है, और इसी रेजिस्टेंस के कारण धारा को क्या कर देता है, ये रोक देता है। ठीक है, जैसे रोकेगा तो जो एनर्जी होती है उसका कुछ भाग जो है और वह क्या करता है, ऊष्मा के रूप में खर्च करता है। ठीक है, अब रोका कौन, तो सेल का जो भी घोल वगैरह है वह रोक रहा है, तो रोक रहा है तो इसलिए उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और सेल के अंदर न घोल है, बाहर तो है नहीं, तो इसलिए आंतरिक हो जाता है। और कौन किसका घोल रोक रहा था, सेल का, तो इसलिए इसका नाम रखते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो हम सिंपल से इसका थ्योरम नोट कर दिए हैं, और अलग से आपको डाउनलोड वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो रोक लीजिए, आराम से नोट करिए, थ्योरम हो जाता है खूब शानदार। आपको कुछ भी नहीं नोट करना है, एकदम यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि जिस प्रकार तार धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी प्रकार सेल का जो घोल है वह भी धारा के मार्ग में क्या करता है, रुकावट डालता है। इसी रुकावट को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। देखिए, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, हम कहेंगे जब किसी सेल की प्लेटों को हम तार से जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर प्रवाहित होता है, जबकि वही सेल के भीतर जब देखेंगे तो से जो घोल है उसमें ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर प्रवाहित होता है। और जिस प्रकार तार धारा के मार्ग को रोकता है, धारा को रोकता है, उसी प्रकार सेल का घोल भी धारा को रोकेगा, और इसी रुकावट को हम सेल का क्या कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, और इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। देखिए कितना झकास तरीके से पढ़े हैं। अगर समझ में आई हो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, नहीं आई हो तो बाकी लोग मेरे हवेली बुलाते हैं, उनके हवेली पे जाइए, मतलब उनके चैनल पे जाइए और वहाँ देखिए, समय वहाँ हमारे पे व्यर्थ न करिए, उन पे समय देखिए, फिर वो अच्छा ना पढ़ाए तो फिर अगले व्यक्ति के पास जाइए। ठीक है, मगर समय बहुत कीमती होता है और फिजूल का समय खर्च ना करिए। ठीक है।